तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस देखी थी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। तो इन सब में हमने देखा था कि कैसे कैसे वैल्यूज वेरी करती हैं हीट की एंड जो आपका इंटरनल एनर्जी, और साथ में हम लोगों ने देखा था कि वर्क, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है इन सब प्रोसेसेस के अंदर। तो आज मैं कर्व के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वर्क डन को कैसे डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर एक पीवी कर्व लिया, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है। यहाँ पर मैं इस प्रोसेस के अंदर क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज ली है उसमें क्या लिया, P1 V1। जो कंडीशन है, जो वॉल्यूम है वो V1 है, प्रेशर है वो P1 है। ओके, इनिशियल स्टेज ये है, फाइनल स्टेज ये वाली है P2 V2। अब आपको वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालें। अब ये प्रोसेस दो टाइप से हो सकती थी। आप सडनली प्रेशर को P1 से P2 पे पहुंचा दो, यहां से सडनली प्रेशर ऐसे पहुंचा दिया जाए और धीरे धीरे करके वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाए। प्रेशर सडनली रिड्यूस कर दिया आपने, वॉल्यूम धीरे धीरे करके आपका इंक्रीज हो जाए। ये प्रोसेस ऐसे हो सकती थी। ये दूसरा भी एक मेथड हो सकता है, ये प्रोसेस क्या हो, धीरे धीरे करके ऐसे कुछ हो, मतलब रिवर्सिबल वे में। अब रिवर्सिबल को मैं वापस से डिनोट करूंगा, ये वाला वे जो था ये इरिवर्सिबल वे है। प्रेशर को मैंने सडनली रिड्यूस किया, P2 पे लेके चला गया, और आपका वॉल्यूम धीरे धीरे करके इंक्रीज हो गया। तो इस प्रोसेस के अंदर आपको अगर वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालें। अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, सॉरी, वर्क इज डायरेक्टली इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। आपको जब भी ऐसे वर्क निकालना हो ना, तो वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी कर्व। जो आपका वर्क होगा वो डायरेक्टली इक्वल होगा एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो यहां पर अगर आपको वर्क डन देखना है तो आप पी एक्सटर्नल उठाएंगे। पी एक्सटर्नल कौन सा है, P2। जो फाइनल प्रेशर है उसको उठाएंगे, P2 इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना, V2 माइनस V1। ये वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होता है, P डेल V, दैट इज इक्वल टू P2 इंटू V2 माइनस V1। अब ये क्या आप ऐसे देख सकते हो, V1 ये है, V2 ये है, P2 इंटू V2 माइनस V1, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, क्योंकि देखो ये साइड कितनी है अपनी, P2 के बराबर है, और ये साइड कितनी है, V2 माइनस V1। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, V2 माइनस V1 इंटू P2। अगर आप देखने की कोशिश करो तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना, P2 है, तो फाइनल प्रेशर ये वाला लेंगे हम लोग। P डेल V लेते हैं तो इसमें P एक्सटर्नल होता है, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना, P2 इंटू V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 कितना, ये वाली साइड का लेंथ जो है वो V2 माइनस V1 देगा मैथमेटिकली, और ये वाली साइड का लेंथ कितना है, P2। सो P2 इंटू V2 माइनस V1 शुड बी इक्वल टू वर्क डन। आप देख सकते हो कैसे इक्वल आ रहा है, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग प्रणव। गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रणव, आपका अभी स्कूल का टाइमिंग क्या चल रहा है, सर स्कूल टाइमिंग क्या चल रहा है अभी करंटली। सर 8:15 से स्टार्ट होता है और 12:45 तक। 8:15 से स्टार्ट होके कभी 12:45, कभी चल तो एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्या क्लास, होगा। तो कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी होती है 1:15 से 2। ठीक है, ऑनलाइन ही चल रहा होगा वैसे तो, यस सर। ऑफलाइन तो नहीं चल रहा होगा। हाँ ठीक है। आर्यन, आपका टाइमिंग क्या रहता है। सर नॉन अटेंडिंग। अटेंडिंग, कोई इशू नहीं, चलो बढ़िया है। आयुष का रह गया बस, आयुष ज्वाइन नहीं किया।
मैं ये सोच रहा था प्रणव एंड आर्यन कि अगर हम लोग 5:30 के बजाय 6 पे शिफ्ट कर दें तो इशू तो नहीं रहेगा। नहीं सर। क्योंकि तुम लोगों को तो उठने में वैसे ही परेशानी होती है तो इसी वजह से मैं सोच रहा था कि कर दिया जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा। एक बार आयुष से और कंफर्म कर लेते हैं, फिर मैं बता देता हूँ फाइनली आपको। हाँ, इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो और फिर मुझे बताना। हुआ नोट डाउन? हाँ। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पीवी कर्व के बारे में कुछ चीजें बताई थी। चलो मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बोली थी, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम लोग प्रेशर में जो चेंज करते हैं वो बहुत मिनिमल करते हैं। मतलब अगर रिवर्सिबल वे से P1 V1 से P2 V2 पे जाना हो तो क्या होगा? देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर को जूम कर दिया मैंने, ऐसे समझ लेना। थोड़ा सा प्रेशर को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, यहां से यहां पहुंचाते हैं, या यहां से यहां ही देख लो। थोड़ा सा प्रेशर को डिक्रीज किया, फिर क्या किया, वॉल्यूम को एडजस्ट होने के लिए टाइम देंगे तो ये वॉल्यूम एडजस्ट हो गया। फिर आप प्रेशर को डिक्रीज करो, फिर वॉल्यूम एडजस्ट हो जाएगा। फिर प्रेशर को डिक्रीज करो, फिर वॉल्यूम एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से मल्टीपल स्टेप्स, इनफाइनाइट स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस यहां से यहां तक पहुंचेगी। रिवर्सिबल में क्या होता है, इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं, तो ये तो फिर भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें स्टेप्स आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको ऐसे, जैसे प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज किया, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, प्रेशर फिर से थोड़ा सा डिक्रीज किया, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया। तो मल्टीपल स्टेप्स में ये प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। और स्टेप्स कितने होंगे, इनफाइनाइट स्टेप्स। तो जब इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे तो आपको नेक्ड आई से स्टेप्स दिखाई नहीं देंगे। इंस्टेड अपने क्या नजर आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, पीवी कर्व कैसा दिखाई देगा आपको? देखिए, ऐसा कुछ आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर पीवी कर्व दिखाई देगा। लॉजिक समझे क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप्स है ना। इनफाइनाइट स्टेप्स है, तो इस वजह से पीवी कर्व आपको दिखाई देगा ऐसा। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इस प्रोसेस के अंदर, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व मैं ले रहा हूं,
P is inversely proportional to 1 by V because temperature is constant. टेम्परेचर कांस्टेंट करके मैं ले रहा हूं, तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व एज सच हम लोग कर्व देखकर नहीं निकाल सकते। आपको कैसे निकालना पड़ेगा? माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, यही फॉर्मूला था अपना, यही फॉर्मूला था वर्क डन निकालने का आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। लास्ट क्लास में ड्राइव करवाया था आपको, न्यूमेरिकल भी किया था। हाँ तो उसको यूज करके वर्क डन यहां पर निकालेंगे। तो एरिया अंडर द कर्व कितना आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर? एन आर माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ये आपको यूज करना है। तो ये लिख लीजिए, रिवर्सिबल वर्क डन कैसे निकालेंगे? रहेगा एरिया अंडर द कर्व ही, लेकिन कर्व देख के नहीं निकाल सकते। आपको कैसे निकालना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन के। तो ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। हुआ? हाँ सर हो गया। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, फिर वापस से आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। देखिए, मैंने आपको आयुष ने ज्वाइन किया था। गुड मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात हुई, एब्सेंट थे आज भी, लेट ज्वाइन किए, कुछ दिक्कत आ रही है? कुछ प्रॉब्लम फेस? सर हेलो। हाँ आयुष, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप? लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किए थे, इस क्लास में भी लेट ज्वाइन किए हो। नहीं सर, वो एग्जाम आ रहा है ना, तो अरे कब से एग्जाम है? सर थर्ड से एग्जाम है, थर्ड दिसंबर। 3 दिसंबर से। और सिलेबस क्या है? सर केमिस्ट्री का सर केमिस्ट्री का है thermodynamics, equilibrium इक्विलिब्रियम। एंड और बुक 2 से दो चैप्टर्स आ रहे हैं। बुक 2 से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो दोनों चैप्टर मतलब वो तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा होगा और साथ में हाइड्रोकार्बन आ रहा होगा। आयुष सर
रुको सर, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है। बाकी सब लोग देखो, मैंने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको बताया था क्या होता है, सीवी के बराबर। अब सीवी इतना है, टोटल हीट ट्रांसफर्ड कितना होगा, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, सीवी बेसिकली मैं बोल रहा हूं एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स बात कर रहा हूं। सो नंबर ऑफ मोल्स या मोलार हीट कैपेसिटी, सीवीएन किसको बोलेंगे, मोलार हीट कैपेसिटी। इसी को सीवी भी यूज कर लेते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी चीज को सीवी भी लिख दिया जाता है। तो एन सीवी नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीवी इनटू डेल्टा टी अगर मैं कर दूं तो टोटल हीट ट्रांसफर्ड के बराबर आ जाएगा। क्योंकि मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मीनिंग ये हुआ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो क्या कितना है, सीवी। टोटल राइज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी। तो सीवी इंटू डेल्टा टी कर दूं तो 1 मोल कंपाउंड को मैं बोल सकता हूं कि एक टेम्परेचर T1 से T2 पे ले जाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोलूंगे, सीवी इंटू डेल्टा टी। और n मोल ऑफ कंपाउंड को अगर T1 से T2 पे ले जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे कितना बोल दूंगा, NCV डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी इज बेसिकली टोटल हीट ट्रांसफर्ड। यहां से यहां तक सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में जो T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोलेंगे, NCV डेल्टा टी। जो टोटल हीट ट्रांसफर्ड है बेसिकली उसे क्या बोलेंगे, NCV डेल्टा टी। ये बात समझ आई क्या बोला है मैंने अभी तक? हाँ। पक्का? तो इसे आप लिख भी शायद नहीं लिखा है, एक बार लिख लीजिए इसे, इस पॉइंट को एक बार लिख लीजिए जल्दी से। यहां पर फिर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। CVN को ही कई बार CVM भी लिख दिया जाता है। इसी चीज को कई बार CVM भी लिख दिया जाता है। आयुष, मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे, मैं भूल गया। स्कूल का टाइमिंग क्या चल रहा है आजकल? सर सेम है सर, 7 to 7 to ही है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, फिर तो नहीं कर सकते, शिफ्ट यही रखना पड़ेगा टाइम। ओके, चलिए। सो ये नोट डाउन हुआ आप लोगों का? हाँ। ठीक है आद्या।
अब आप एक चीज देखो, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम का सिस्टम लेता हूं जहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्या ये पिस्टन फिक्स नहीं हो जाएगा? ये पिस्टन हिंजिंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से चेंज ही नहीं हो सकता। आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। अगर आप इस पिस्टन को मूवेबल बना देंगे तो आपका क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कि अगर मूवेबल पिस्टन होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम तो अपने को चेंज नहीं करनी है। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? टाइप ऑफ आइसोकोरिक जैसा दिखाई देगा, है ना? वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। सो वॉल्यूम फिक्स अगर है तो पिस्टन मूव नहीं करेगा, और पिस्टन अगर मूव नहीं करेगा तो पी डेल वी कितना हो जाएगा? 0। अगर पिस्टन मूव नहीं करेगा तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं पा रहा है। सो वर्क शुड बी 0 इन दिस केस। ठीक बात है क्या? मैंने आपको बताया यहां पर इस प्रोसेस में क्या होगा। क्यू हीट आपने सप्लाई की, वो किस काम में आएगी? सप्लाई की है मतलब इसने गेन की है, तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। एंड दैट शुड बी इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क डन होना चाहिए था, लेकिन वर्क डन तो 0 है, तो ये हटा देंगे ये फैक्टर वर्क डन वाला। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल यू। तो बेसिकली हर एक सिस्टम के लिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये हर एक सिस्टम के लिए वैलिड है, आइसोकोरिक हो ना हो, क्योंकि ये आइसोकोरिक मान के हम लोगों ने काम किया है। यहां पर सीवी आइसोकोरिक मान के डिसाइड किया है। सो डेल यू विल बिकम इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। इतनी चीज और लिख लीजिए। सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आयुष अपना स्टेट्स ऑफ मैटर हो चुका है, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा इजीली इसी वीक में शायद। हाइड्रोजन हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक तो नहीं हो पाएगा, पहले हाइड्रोजन एस ब्लॉक उठा लूं मैं। ऐसा ही करते हैं, इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिले कर देंगे, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक में पहले करा देता हूँ आयुष। ठीक है? ओके सर। हाँ। सर इसमें आप एच पढ़ा चुके हैं ना, मतलब बस इसी के जस्ट हाँ। नहीं, एक बार एक हल्का सा आइडिया दिया था आयुष, इस उसको मैं अभी वापस से ले रहा हूँ। इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक जो ये डेल यू लिखा है, इसके जस्ट बाद वाला डेल एच है। ठीक है? सर उसमें मुझे डाउट था सर, हाँ, एच मैं और यू में फर्क क्या फर्क क्या होता बस 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 वही डेल यू अभी अभी लिया मैंने आयुष, और इसके है? जस्ट बाद डेल एच लूंगा और फिर सॉरी सर, रिलेशन बताऊंगा। सॉरी सर। है ना? सर वो नहीं, एच और क्यू के साथ सर, हाँ, उसी में आएंगे मतलब आयुष, दो एक सेकेंड दो मुझे। दोनों ही हीट कैपेसिटी है। नहीं, दोनों हीट कैपेसिटी नहीं है, गलत बात बोल रहे हो आयुष। दोनों हीट है, हीट कैपेसिटी नहीं है। हाँ जी आ- सर। आयुष, जो डेल यू है ना, वो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि डेल यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना भी हीट एक्सचेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? डेल यू। ये यहां पर आया, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितना भी हीट एक्सचेंज हुआ है ना, उसको डेल यू बोलेंगे। और उसी की जगह अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज देखता, यहां पर तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, जब मैं देखूंगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो कितना आ जाएगा? आपका डेल एच के बराबर। एक्चुअली एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उन दोनों में वैल्यूज में भी कुछ डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है दोनों का रिलेशन, इसके जस्ट बाद मैं बता रहा हूं कि कैसे रिलेशन निकालेंगे और क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच में। ठीक है आयुष? ओके सर। और सर एक और डाउट है सर, अबाउट हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। हाँ, ये तो मैंने बताया है आयुष आपको। सर उसकी डेफिनेशन। डेरिवेशन आप एक बार बता देंगे? ठीक है, वापस से बता देंगे एक बार इसको।
ये पार्ट कॉपी कर लो ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ जाऊं वापस से। कर लिया सर। हो गया। आयुष, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली कुछ नहीं था, हम लोग क्या कर रहे थे, हीट कैन वर्क सॉरी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैंने कोई भी पिस्टन लिया, इसको कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, इसको कुछ भी हीट दिया मैंने या वापस ले लिया, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, तो और कुछ इस पे वर्क हुआ, W वर्क हुआ, इसने वर्क किया या इस पर वर्क हुआ, वो किस काम में आएगा, इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। बेसिकली इसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके बराबर होगा, इसकी इंटरनल Q एनर्जी प्लस में, W सर। हाँ, क्योंकि इसने कितना हीट लिया और साथ में इस पे कितना वर्क हुआ, दोनों एनर्जी की फॉर्म्स है, हीट एंड वर्क। तो जो टोटल चेंज है एनर्जी का, वो किसमें काम आ जाएगा, इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। क्योंकि एनर्जी आपने सिस्टम को दी है तो वो कहीं ना कहीं तो यूज होगी, तो इसको क्यू हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, वर्क की फॉर्म में एनर्जी दी, वो कहीं ना कहीं यूज होगी, तो वो किस काम में आएगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि आपका एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो ये बेसिकली वही है और कुछ नहीं है इसमें। आया आयुष? सर तो इसमें मुझे डाउट था सर कि इस इक्वेशन में कौन सी साइड कांस्टेंट लेंगे हम, मतलब और कौन सी साइड वेरिएबल ये लेंगे। सारे वेरिएबल हैं आयुष, एक भी चीज कांस्टेंट नहीं है इसमें, ये सब के नहीं, सब जो हम वेरिएबल उसमें है। सप्लाई करते हैं उससे डेल्टा यू कांस्टेंट नहीं हो जाएगा सर। नहीं आयुष, देखो, आप अगर हीट सप्लाई कर रहे हो, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग आता जाएगा। जैसे अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, मान लो आपने सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट ट्रांसफर होगा और उसकी वजह से क्या होगा, डेल्टा यू इंक्रीज होगा। साथ में जब डेल्टा यू इंक्रीज होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन पर ज्यादा प्रेशर लगाने लगेंगे, और पिस्टन पर अगर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, तो वर्क भी करेंगे साथ साथ, है ना आयुष? यस सर। तो मैंने हीट सप्लाई की, डेल्टा यू वेरी कर गया और वर्क डन भी हो गया, तो तीनों काम एक साथ हुए। फिर आप सेकंड सिस्टम सोचो, मैंने क्या किया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर एकदम से सडनली डिक्रीज कर दिया, तो इस बार क्या होगा, आप देखोगे कि अंदर से हीट बाहर की तरफ जा रही है। बेसिकली गैस, जो आपका सिस्टम के अंदर जो गैस है वो ठंडा हो गया है, तो डेल्टा यू से आपका हीट ट्रांसफर हुआ, तो डेल्टा यू की वैल्यू कम हुई, इंटरनल एनर्जी कम हुई गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि प्रेशर किस वजह से जनरेट होता है, गैस के मॉलिक्यूल जाके पिस्टन पर स्ट्राइक करते हैं एक फोर्स से, एक वेलोसिटी से, तो उसकी वजह से आपका प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपका प्रेशर जनरेट कम होगा क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो गई है। स्पीड कम किस वजह से हुई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को मैंने कम कर दिया, सराउंडिंग को मैंने ठंडा किया, तो इंटरनल एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल गई। परफेक्ट आयुष, इतनी बात समझ आई? यस सर। तो इस केस में क्या होगा, अगर ठंडा हो गया तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो सराउंडिंग इस पे वर्क करेगा, अगेन तीनों चीजें वेरी कर गई, है ना आयुष? हाँ जी सर। तो तीनों चीजें एक्चुअली वेरिएबल होती हैं, आप जबरदस्ती कांस्टेंट कर सकते हो। मान लो मैंने एक प्रोसेस को बोल दिया आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में क्या होगा कि पिस्टन कांस्टेंट, पिस्टन क्या होता है, हिंज कर देते हैं, पिस्टन अपनी पोजीशन से नहीं हिल पाएगा, वॉल्यूम में चेंज जीरो हो जाएगा। या बोले कि आइसोथर्मल कर दिया तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। समझ आया? हाँ हाँ हम हाँ लोग जी अपनी सर। तरफ हाँ से कंडीशन लगा के कर सकते हैं, बट एज सच ये तीनों वेरिएबल होते हैं। ओके सर। ओके,
चलिए, तो अब वापस से आप देखिए कि डेल एच क्या होता है। डेल एच मैंने पहले भी डिफाइन किया है, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको पता है सीपी क्या होता है? हीट कैपेसिटी, सीपीएम या फिर सीपी या सीपीएन लिख दें तो वो क्या होगा? मोलार हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर मोलार हीट कैपेसिटी जो होती है उसे सीपीएम बोला जाता है। मान लो कांस्टेंट प्रेशर पर क्यू अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई कर रहे हो। अब ये किस काम में आएगी? दैट क्यू शुड बी इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। जो हीट सप्लाइड है वो बेसिकली किसके बराबर होगी? डेल यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होगी। अब वर्क पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि इस पर वर्क हुआ है या इसने वर्क किया है, उस पर डिपेंड करेगा। Q इज इक्वल टू, बेसिकली मैं सीधा सीधा लिखूंगा डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब ये Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड किसके बराबर है? मैं वापस से लिखूंगा N इंटू सी पी एम इंटू डेल्टा टी। ऐसा ही होगा आद्या? हाँ। सो ये बेसिकली Q के बराबर होगा। जो हीट सप्लाइड है वो कितने बराबर होगी? N इंटू सी पी एम इंटू डेल्टा टी। सो आप एक चीज तो सीधा सीधा लिख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन इंटू सी पी एम इंटू डेल्टा टी। या इसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। यहां पर मेंशन करेगा आपको कि सीपी इज इक्वल टू मोलार हीट कैपेसिटी। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, इतने के बराबर डेल्टा एच आपका आएगा। ये बात समझ आया आयुष? हाँ। आयुष यस ये सर। 100% बताओ, डाउट हो सकता है क्योंकि तुम्हारी क्लास स्टार्टिंग मिस हुई थी। नहीं सर, पूरा अच्छे से आ गया। आ गया। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी के बराबर होता है। अब ये पार्ट एक बार नोट डाउन करो, उसके बाद मैं इस इक्वेशन को यूज करके आपको सीपी सीवी का रिलेशन और डेल्टा एच और डेल यू का क्या रिलेशन होता है वो समझाता हूं। होते ही बता देना। हो गया। हो गया। चलिए,
द नेक्स्ट पार्ट इज, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी। यहां पर देखिए, मैंने दो चीजें बताई आपको, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? क्योंकि Q इज इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर है एनसीपी डेल्टा टी, एंड आपका Q जो है वो अगर एनसीपी डेल्टा टी के बराबर है तो वही चीज आपकी डेल्टा एच के बराबर भी है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। परफेक्ट। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। इसको यूज नहीं करूंगा मैं। यूज क्या होगा? यूज ऊपर वाला ही होगा आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब वर्क डन किसके बराबर होता है? आपका पी डेल वी के बराबर, और आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसी चीज को पी डेल वी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एन आर टी। पी डेल वी इज इक्वल टू डेल्टा इंटू एन इंटू आर इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ। तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। इसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, अगर टेम्परेचर में चेंज हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सिर्फ गैस के चेंज होते हैं, तो इस वजह से डेल एन जी आर टी इसको लिख दिया जाता है। ये क्या है? डेल एन क्या है जो भी आपका, मान लो आपका कोई गैस बना, CO2 गैस बना और गैस सिस्टम से एस्केप कर गया, 2 मोल गैस एस्केप कर गया सिस्टम से, तो जो आपका डेल एनजी क्या है कि जितने मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो होंगे वो डेल एनजी कहलाएंगे, जो एस्केप कर गए। जो चेंज आया है गैसियस नंबर ऑफ मोल्स में उसे डेल एनजी बोला जाता है। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एनजी आर टी आप लिख सकते हो। इतना नोट डाउन कर लो एक बार, अगर समझ आया हो तो। आद्या डाउट है इस पार्ट में? सर नहीं आया समझिए। ये नहीं आया तो पी डेल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला पार्ट यहां तक तो आया होगा, वर्क तक तो? हाँ वहां तक तो आया। ठीक है, वर्क तक समझ आया। तो मैंने क्या लिया है? मैंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज किया। देखो मैंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज किया। पी डेल वी मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम में चेंज किया। तो आपका आइदर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आना चाहिए या टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए, या दोनों में चेंज आ सकता है आद्या, क्योंकि वॉल्यूम तो मैं वेरी करा रहा हूं। हाँ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा सा और चेंज करके, पी वी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन, और पी वी टू इज इक्वल टू एन वन या एन आर टी वन, या पी वी टू इज इक्वल टू एन वन आर टी। कोई भी एक चीज वेरी करा रहा हूं मैं, आइदर टेम्परेचर कांस्टेंट ले लो या नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ले लो। यहां पर मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर को वेरी करा रहा हूं। तो इस चीज को मैं लिख दूंगा PV1 इज इक्वल टू NRT1 एंड PV2, पहले दो तरह से लिख देता हूं इक्वेशन, इसको हटा ही देता हूं नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। मैंने पहली बार में अज्यूम किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट,
So PV1 is equal to nRT1, PV2 is equal to nRT2. सही है आद्या? हाँ PV2 minus PV1 is equal to nR, मैंने कॉमन ले लिया, T2 minus T1, ऐसे लिख सकता हूँ. हाँ P del V is equal to nR T2 minus T1. इतना ठीक है? हाँ यहाँ तक सही। यहां तक सही है. तो एक इक्वेशन ये वाला लिख लो, ये लिख लो. ये लिख लो, फिर उसके बाद मैं सेकंड इक्वेशन पे आता हूं. ठीक है। फिर हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखो, इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. यहां पर मैं टेम्परेचर वेरी कराने की बजाय टेम्परेचर को कांस्टेंट मानकर क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स को वेरी कराऊं. पहले केस में N1, दूसरे केस में N2, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज कर सकते हैं आद्या. हाँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फिर से चेंज हो जाएगा. इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ये कैसे चेंज हो जाएगा देखो. इस बार भी जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, आर टी कॉन्स्टेंट हो गया, N2 माइनस N1. परफेक्ट आद्या. हाँ अब देखो, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हुए हैं. किसी भी सिस्टम से कैसे चेंज हो सकते हैं गैस के, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स आपके अगर चेंज हुए हैं तो गैस होगी वो, और गैस एस्केप कर जाए तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे गैस के, किसी भी सिस्टम के अंदर. तो इसी वजह से यहां पर डेल एन जी लिखा जाता है. N2 माइनस N1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल एन जी. नंबर गैसियस मोल्स जो भी चेंज हो गए हैं उसको क्या लिख दिया, डेल एन जी, N2 माइनस N1 की जगह, इंटू आर टी. हाँ ऐसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन जी इंटू आर टी. हाँ तो इसको मैंने यूज किया कि डेल्टा एच आइदर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस एन आर टी टू माइनस टी वन. दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दोनों इक्वेशन मैंने ड्राइव कर दी, कैसे निकल के आती हैं. हाँ इन दोनों को हम लोग डिपेंडिंग ऑन कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे. ठीक है, लिख लो. हो गया। हो गया, देखिए.
आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। CO plus 3H2 gas gives CH4, CO भी गैस ही है आपका बेसिकली, CH4 गैस प्लस H2O गैसियस। तो यहां पर आपको बोला गया कि डेल H और डेल U के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा है, आपको ये देखना है। डेल H और डेल U के बीच में बेसिकली आपको रिलेशन देखना है, और आपको बताना है वर्क इज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी आपको बताना है। क्यू के बारे में भी अगर आप बता पाओ तो कोशिश करो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको दिया गया है रिएक्टेंट साइड में कितने मोल ऑफ गैस है, 4 मोल है ना, और प्रोडक्ट साइड में गैस के नंबर ऑफ मोल्स 2 है, एक ही मोल इसका एक मोल इसका। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल NG/RT, और डेल NG क्या है बेसिकली N2 माइनस N1, लेकिन N2 का वैल्यू इस बार कम है। आप देख रहे होगे N2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि N1 का वैल्यू 4 है। देखो यहां पर 2 मोल ऑफ गैस है, 2 मोल है, और यहां पर 4 मोल है, 1 + 3 4। सो यहां पर क्या करोगे, डेल N शुड बी 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2। बात ठीक है क्या? हाँ। अगर इतनी बात ठीक है तो मुझे एक बात बताइए, आपका डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन आना चाहिए इसको देखकर। मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U -2RT। सही है क्या? क्योंकि डेल्टा N इज इक्वल टू -2 है, सो -2RT हो जाएगा। एंड आई कैन से डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। इज दैट करेक्ट आद्या? सर ये छोटा कैसे हुआ, डेल्टा एच वो नहीं आया पर यहाँ तक आ गया। भाई जो आप n डेल्टा के H इज इक्वल टू दाम डेल्टा U -2RT, ये बात समझ आई? हाँ ये तो आई। सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस 2RT, मतलब डेल्टा H में कुछ ऐड कर रहे हैं तो डेल्टा U के बराबर आ रहा है। हाँ तो डेल्टा हाँ U सर आया। ठीक है। हाँ हाँ, तो इसे नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। रिलेशन किस किस के बीच में निकालना था, डेल्टा U एंड डेल्टा H रिलेशन। मेरे ख्याल से समझ आया होगा कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ही नोट डाउन हो जाए बता देना। प्रणव आपको समझ आया? यस सर। ठीक है। श्रेया वर्क नेगेटिव, वर्क नेगेटिव हो सकता है श्रेया, क्यों नहीं हो सकता? श्रेया यहां पर वर्क नेगेटिव है क्योंकि जो प्रोडक्ट में गैसियस नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कम आ रहे हैं एज कंपेयर टू जो रिएक्टेंट में गैसियस नंबर ऑफ मोल्स थे। यस सर। नोट डाउन हो गया आद्या? नहीं कर लो। सर हाँ श्रेया बोलो। सर ये जो फॉर्मूला है डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस NG/RT। हाँ डेल NG/RT। हाँ सॉरी डेल NG/RT।
तो सर वो किस मतलब सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है? इरिवर्सिबल के लिए वैलिड है, मैंने तो इक्वेशन इरिवर्सिबल लिखी है। हेलो सर, हाँ रिपीट श्रेया, करेंगे? हाँ इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है, मैंने इक्वेशन इरिवर्सिबल ही लिखी है, मैंने रिवर्सिबल तो नहीं लिखा इक्वेशन। आपके सामने ऊपर हाँ जो इक्वेशन लिखी है वो हाँ, इरिवर्सिबल ही है, रिवर्सिबल नहीं है, ओके सर। है ना। अगर आपका रिवर्सिबल होता तो वर्क डन का वैल्यू कुछ अलग ही आ जाता, क्योंकि रिवर्सिबल में आपको कैलकुलेट करना पड़ता, ड्राइव करना पड़ता, इसको पी डेल वी लिखने की जगह पीडीवी लिखना पड़ता, पूरा इंटीग्रेट करना पड़ता वर्क डन को। जैसे हम लोगों ने क्या आइसोथर्मल में इंटीग्रेट नहीं किया था श्रेया, वैसे यस सर, किया इंटीग्रेशन पे था। जाना पड़ता, रिवर्सिबल केस में स्मॉल स्मॉल करके इंटीग्रेट करना पड़ता है। हम्म। चलिए इतनी बात समझ आई। हाँ सर, हो गया नोट। हाँ, अब एक चीज देखिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लेता हूं, 1 मोल ऑफ गैस, सो आपके पास ये जो वर्क डन हो जाएगा, या ऐसे कर लूं 1 मोल ऑफ गैस लिया, तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं एन आर डेल्टा टी, ऐसा लिखा जा सकता है। 1 मोल ऑफ गैस भी नहीं ले रहा हूं, एन मोल ऑफ गैस ले रहा हूं, तो ये इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, हम्म। है ना। क्या आप सब चीजों की वैल्यू रख दें, सी डेल्टा एच की जगह एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू की जगह एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा पूरी इक्वेशन। डेल्टा टी हर जगह से कैंसिल आउट कर सकता हूं, ठीक है, एन हर जगह से कैंसिल आउट कर सकता हूं, क्या बच जाएगा, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, और इसी चीज को लिख सकता हूं सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। ये समझ आया क्या किया? यस हाँ सर। सर, ये है। आया। तो ये बड़ा काम का रिलेशन है, बार बार यूज होगा, नोट डाउन कर लो। किया कुछ नहीं है, वही चीजें उठा रहा हूं, उन्हीं को अलग अलग फॉर्म में लिखता जा रहा हूं, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा हूं यहां पर। सर, पिछले क्वेश्चन में जो इससे पहले वाला आप समझाए थे, हाँ, तो डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बताए थे, क्योंकि डेल्टा एच प्लस वो 2 आर टी क्वेश्चन आ में रहा था। मैंने आपको ऊपर एक इक्वेशन लिखी थी, याद है? हाँ तो वो सिस्टम मेंशन कर दिया था कि इस सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के साइड अलग नंबर ऑफ मोल्स था, प्रोडक्ट के साइड अलग नंबर ऑफ मोल्स था, हाँ। है ना। तो मैंने क्या कहा था कि हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है या नंबर ऑफ या टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर रहा है, तो इक्वेशन क्या हाँ हो जाती है जो यूज करना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, हाँ। और पर सर, डेल यहाँ एन पे डेल्टा यू का वैल्यू ग्रेटर है, ये कैसे पता चलेगा? डेल्टा एच प्लस 2 आर टी मतलब बड़ा होगा डेल्टा माइनस यू टू से। आर टी, प्लस टू आर टी नहीं, माइनस टू आर टी, क्योंकि -2। प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है हम्म। और रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। हाँ तो आप डेल्टा एन जब निकालने जाओगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, हाँ।
और -2 अगर वैल्यू आया आद्या, ये जो वैल्यू आया ये -2 है, सो डेल्टा U इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U -2 RT। परफेक्ट। मतलब क्या होना चाहिए कि डेल्टा U से कुछ पार्ट मैंने कम किया तब जाके डेल्टा H के बराबर हुआ। हाँ, तो बड़ा कौन सा होना चाहिए आद्या? डेल्टा यू। डेल्टा U बड़ा होना चाहिए, तभी कम करके बराबर हाँ कर रहे हैं। हाँ। तो यही चीज मैं बोल रहा था आपको। अच्छा, और कोई अगर रिवर्सेबल है या फिर इरिवर्सेबल है वो कैसे आएगा? वो नहीं आया। आद्या इसमें रिलेशन नहीं है, मतलब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को यूज नहीं कर रहे हैं, मैं सिंपली बता रहा था कि ये ऐसे होता है, ये हर जगह वैलिड रहेगा, रिवर्सिबल तो फिर किसी इरिवर्सिबल में पे डिपेंड नहीं निकालना कर हो रहा। तो ये तो आ नहीं गया। निकालना होगा आद्या, जहां निकालना अच्छा, होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, टेंशन मत लो, जहां निकालना होगा बताऊंगा। इसका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है? हाँ। तो इसको अगर कॉपी हो गया हो तो हटा दूं? हाँ, ठीक है, चलिए अगर ये बात आपको समझ में आई तो मैं एक और नई चीज पर आ रहा हूं, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ तो मैं बता चुका हूं आपको, जीरोथ लॉ ये क्या होता है? बेसिकली फर्स्ट लॉ पहले आया था और जीरोथ लॉ उसके बाद उससे भी एक बेसिक लॉ आया, तो उसको जीरोथ लॉ बोलना पड़ा। मेरे पास एक सिस्टम है ए, दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इसका हीट ट्रांसफर किसके साथ हो रहा है? बी सिस्टम के साथ। टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो पाएगा तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ये मैं किसको इस चीज को क्या डिनोट कर रहा हूं? थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट ट्रांसफर तब तक होगी जब तक एक साइड हीट ज्यादा है एक साइड हीट कम है, तब तक ट्रांसफर होगी हीट। अब थर्मल इक्विलिब्रियम है तो मतलब ए और बी में आपका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। हेलो? हाँ। हाँ, तो ए इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। बी एंड सी दो नए सिस्टम लिए, मतलब बी तो अपने पास था ही, एक और सी सिस्टम लिया, ये भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या बोलता है जीरोथ लॉ कि ए एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये दोनों चीजें वैलिड हैं तो क्या होगा कि ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इतनी बात समझ आई? हाँ, मतलब टेम्परेचर तीनों का सेम। सेम हो जाएगा। समझ में आया कैसे हो रहा है? तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, टू सिस्टम्स डेफिनेशन लिखो, टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम two systems in thermal equilibrium two systems in thermal equilibrium with a third system are also in thermal equilibrium with each other. Two systems in thermal equilibrium with a third system two systems in thermal equilibrium with a third system are also in thermal equilibrium with each other are also in thermal equilibrium with each other.
हुआ सबका? हाँ। ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इतना बात आपको समझ आ गया होगा। मैं यहां पर एक प्रोसेस स्किप कर रहा हूं कुछ देर के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। अगर आपका प्रोसेस साइक्लिक हो, मान लो कुछ ऐसा साइक्लिक प्रोसेस दे दिया, तो पीवी के बीच में है ये, ऐसा कर्व आ गया, तो यहां पर वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन किसके बराबर होगा? एरिया अंडर द कर्व। तो इस सर्कल का जो भी एरिया आपका आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर। इस सर्कल के अंदर जो भी एरिया आए वो वर्क, जो टोटल वर्क डन है, इसके बराबर हो जाएगा। वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस ऐसे लिख सकते हो आप, यहां से यहां पूरा ए से चला और ए पे ही वापस आ गया। तो इस केस में टोटल वर्क डन शुड बी एरिया अंडर द कर्व। ओके, एक क्वेश्चन और लिखो। टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas is increased by 2 degree. Temperature of 1 mole of gas is increased by 2 degree. Celsius at constant pressure. वर्क डन की वैल्यू आपको बतानी है, कितना वर्क डन होगा, सोचो। अध्याय 20 तक क्वेश्चंस किए थे आपने? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है मेरी बुक में 17 नंबर, आपकी में भी मिलेगा। तो ट्राई करो एक बार इसे, क्या होना चाहिए। देखो क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर है, वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल वी। क्योंकि कहीं पर भी अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, तो वहां आपको लिख के देगा वर्ड रिवर्सिबल, या वेरी स्लोली, या आपको लिख के देगा इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। तो ये तीन वर्ड अगर आपको मिले तो प्रोसेस रिवर्सिबल, अदरवाइज इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन शुड बी पी डेल वी, लेकिन आपको नहीं पता यहां पर पी डेल वी की वैल्यू। तो पी डेल वी की एक वैल्यू ये भी होती है, एन आर डेल्टा टी होता है।
अभी अभी निकाला P del V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। हाँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना 1, R का वैल्यू मुझे रखना नहीं, R की टर्म्स में ही निकाल दूंगा, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री का है तो 2 लिख देता हूँ। तो आंसर कितना हो जाएगा 2R के बराबर। सर केल्विन में नहीं करेंगे, क्या केल्विन डिग्री में नहीं सेल्सियस है लिखेंगे। तो केल्विन में चेंज तो सेम होगा ना, अच्छा हाँ। चेंज तो सेम आ जाएगा श्रेया। और सर आपने अभी वो 3 वर्ड्स बोले थे ना, हाँ इसे एक बार रिपीट कर देंगे कौन से? रिवर्सिबल के लिए। हाँ रिवर्सिबल के लिए आइदर रिवर्सिबल या वेरी स्लोली या इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, तीनों में से एक वर्ड आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये नोट डाउन कर लो जल्दी से ताकि मैं एक और क्वेश्चन दे दूं। सर हाँ जी सर आपने एक बार बोला था कि अगर हमें निकालना है, से फाइंड आउट करना है इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हाँ हाँ, देखना है कि अगर वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर वॉल्यूम से मल्टी या नंबर ऑफ मोल्स से या मास से, तीनों से। तीनों में से किसी भी फैक्टर से, क्योंकि बेसिकली आपको अमाउंट को कंस्ट्रेंड करना है। क्या ये तीनों बेसिकली अमाउंट को डिनोट करते हैं, वॉल्यूम भी अमाउंट को डिनोट करता है, नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली गैसियस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से भी आपका कोरिलेटेड है और मास से भी कोरिलेटेड है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मास पे, अगर आप ज्यादा मास लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। हम्म तो अगर कहीं पर भी अमाउंट को कंस्ट्रेंट करना है, ये तीनों चीजें अमाउंट को डिनोट करती हैं, ये हम्म तीनों चीजें आपकी अमाउंट को डिनोट करती हैं। तो इस वजह से अमाउंट से कोरिलेट करने के लिए, क्योंकि अमाउंट को कंस्ट्रेंट करना है, अमाउंट को फिक्स करना है, तो किसी भी आइदर नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो या मास से डिवाइड कर दो, या आप डिवाइड कर सकते हो वॉल्यूम से। तो किसी भी एक फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाएगी इंस्टेड ऑफ एक्सटेंसिव। और मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली एक्सटेंसिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली एक्सटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है श्रेया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को। हाँ देखो आपके पास इस बार इक्वेशन लिखा गया है 2H2O2 liquid goes in O2 gas plus 2H2O liquid, ऐसा लिख दिया। आपको पूछा गया वर्क डन when 4.5 ग्राम of H2O2 reacts against a pressure of 1 atm at 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। कैसे करेंगे सोचो।
बताऊं मैं? हाँ देखिए, सबसे पहले आप देखोगे H2O2 के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं। H2O2 का मोलार मास कितना होता है? 32 प्लस 2 कितना हो गया? 34। 34 सो 4.5 by 34 शुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, है ना? O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए? 4.5 डिवाइड बाय 68, क्योंकि 2 मोल H2O2 से 1 मोल O2 गैस बनेगी, है ना? अद्य यहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कितना है? क्योंकि प्रेशर तो आपको सॉरी टेम्परेचर तो आपको फिक्स कर दिया कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा होगा? गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। सो प्रोडक्ट साइड एक गैस है, रिएक्टेंट साइड कोई गैस नहीं है। आपने H2O2 लिक्विड लिया, उसको शेक किया, तो क्या हो गया? O2 गैस बाहर चली गई। तो वही आपको चेक करना है कितनी O2 गैस बाहर निकली, वही डेल्टा Ng हो जाएगा, चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। हाँ सो डेल्टा Ng शुड बी आपका बेसिकली कितना हो जाएगा? 4.5 डिवाइड बाय 68। और वर्क डन किसके बराबर है? डेल्टा Ng RT, है ना आद्या? सो डेल्टा Ng मुझे पता है 4.5 डिवाइड बाय 68 इंटू आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू 298। आंसर निकाल दो एक बार। अगर समझ आया हो तो बताओ आद्या, या नहीं आया? चला आ गया, चलो अच्छी बात है। तो इसे एक बार नोट डाउन कर लो। आद्या हुआ? हाँ सर हो गया। आपको एक डायग्राम गिवन है कुछ इस तरह से, देखिए कैसा। इसको थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये 3v1 v1, तो प्रेशर कितना है? P1, और ये आपका है 6P1। आपको बताना है वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ V1 एंड P1। P1 एंड V1 की फॉर्म में इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ वो आपको बताना है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करो। 10
10 10 P1 V1। 10 P1 V1 आ जाएगा आपका। ठीक है एकदम श्रेया। आद्या हुआ ये क्वेश्चन? नहीं। देखो आद्या, अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एरिया इन दिस कर्व दैट शुड बी वर्क डन। मैंने क्या बोला? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो भी अंदर का एरिया होगा वो किसके बराबर? वर्क डन के बराबर। वर्क डन। तो यहाँ पर आपका वर्क डन मुझे देखना है। साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, सी से ए की तरफ गया। तो आप देखोगे V2 माइनस V1 है ना? हाँ। इसका एरिया देखना हो तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ऐसा होता है क्या? ट्रायंगल का। ट्राइंगल का एरिया शुड बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा कुछ आता है। हाँ हाँ। श्रेया आपका ठीक था क्या? आपका गलत था शायद। श्रेया आपका गलत था क्या सॉरी, शायद? 5। हाँ 5 आ जाएगा। सो वो हाफ यहाँ लेते पर हैं। आद्या, यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट हाफ बेस का वैल्यू कितना है? बेस का 3। वैल्यू है 3V1 माइनस V1, यही हाँ। लेंथ बेस है। सो कितना हो गया? 2V1 इंटू हाइट कितनी है? 6P1 माइनस P1 दैट इज 5P1। 5। सो ये हाँ सर, कैंसिल आ आउट गया। कर लो। कितना हो गया? 5P1 V1। P1। ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। जब वो क्वेश्चन हो जाए तो ये क्वेश्चन पढ़ना जो नेक्स्ट लिखा है मैंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बोला 2 moles of zinc is dissolved in HCl at 25 डिग्री सेल्सियस, द वर्क डन इन ओपन वेसल इज, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप कर सकते हैं। तो पहली चीज इस केस में दो चीजें देखनी थी, आपको चेक करना था कि रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए, 10th क्लास में ये रिएक्शन आती है, जिंक प्लस HCl gives Zn2 plus zinc plus 2HCl gives H2 गैस। परफेक्ट, यही होता है, जिंक को अगर HCl में डिसोल्व किया जाए तो H2 गैस निकल कर आती है। श्रेया, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू आपने कितनी बोली? 49 नहीं श्रेया, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है शायद, नहीं नहीं है 4955 जूल में, किलो जूल में, जूल में है, जूल में तो हाँ है, ऐसा ऑप्शन है, साइन माइनस है तो ठीक होना चाहिए श्रेया का। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, बोल देता हूँ आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है, श्रेया का ठीक है। हाँ देखिए, तो मैं बोल रहा था कि 2 मोल जिंक के डिसोल्व्ड है इन HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपको वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर एक ही गैस होगी H2 गैस, है ना, और 2 मोल जिंक से कितने मोल H2 गैस निकल के आएगी? 2 मोल। 2 मोल जिंक से 2 ही मोल H2 गैस आपकी निकल कर आ जाएगी। इसको एक बार हटा देते हैं। दो मोल जिंक से 2 मोल H2 गैस निकल कर आ रही है, और वो H2 गैस बेसिकली डेल्टा Ng में पार्टिसिपेट करेगी, है ना। डेल्टा Ng में सिर्फ H2 गैस का पार्ट होगा। सो वो जो H2 गैस है वो कितना हो गया, आप देखो यहाँ पर अगर मैं निकालने जाऊं तो डेल्टा, मुझसे पूछा गया वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा Ng RT। सो डेल्टा Ng का मुझे वैल्यू पता है 2 मोल, इंटू R का वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर का वैल्यू 298, 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन। ये वैल्यू जो निकल कर आएगी, इसमें आप देखोगे कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स एस्केप कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बाहर निकल गए सिस्टम से। तो सिस्टम से बाहर निकल गए मतलब अपना नुकसान हुआ, वर्क सिस्टम को करना पड़ा, तो नुकसान हुआ तो साइन क्या होना चाहिए? माइनस। यहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स आपको बोल दिया कि ओपन वेसल है, एस्केप कर गए, एस्केप कर गए तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाहर निकल गए। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम को काम करना पड़ रहा है। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सिस्टम को काम नहीं करना पड़ रहा, सिस्टम पर काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ इसको, सिस्टम पर काम हो रहा है। गैस के नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकले हैं आपके, एक मिनट देना मुझे, यहाँ पर वर्क डन का मुझे साइन देखना है। तो वर्क डन के साइन देने के लिए गैस को डिसोल्व किया, H2 गैस मेरी बाहर निकली, वर्क डन इन ओपन वेसल आपसे पूछा गया। तो ओपन वेसल है तो आपके पास डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? हाँ सिस्टम काम कर रहा है तो सही बात है, नेगेटिव, सिस्टम का नुकसान हुआ, सिस्टम ने काम किया, गैस के नंबर ऑफ मोल्स बाहर की तरफ निकले हैं, तो उस वजह से सिस्टम को काम करना पड़ा, तो साइन क्या आ जाना चाहिए? नेगेटिव आ जाना चाहिए। सो माइनस इंटू 2 इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, कितना वैल्यू आएगा एक बार देखना, पूरा मल्टीप्लाई करने से कितना वैल्यू आता है एक बार चेक करो। 298 इंटू 2 इंटू 8.314, 4955, ये वैल्यू जो आती है वो आ रही है 4955.14 जूल के बराबर। ये नेगेटिव साइन क्यों आया आद्या, समझ आया? नहीं आया? नहीं। देखो आद्या, मेरे पास एक वेसल है, अगर मैं इस पे पिस्टन रख देता तो जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स जनरेट होते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते,
तो वो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, हाँ तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। अब अपन ने पिस्टन लगाया ही नहीं तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली एस्केप कर गए, पर वर्क तो नेगेटिव ही आएगा, हाँ तो वो नेगेटिव साइन रख दिया है। सर अगर पिस्टन लगाया ही नहीं तो फिर कैसे? देखो ये पिस्टन और ये तो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं, हाँ है ना। तो आप पिस्टन लगाओ ना लगाओ, ये तो आप अपने ऊपर रख सकते हो कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स अगर जनरेट हो रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर तो जनरेट हुआ होगा, उस प्रेशर को रिलीज कैसे किया है। आइदर पिस्टन को ऊपर खिसकाकर प्रेशर को रिलीज किया जा सकता था, प्रेशर कम किया जा सकता था, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता तो प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ अब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वॉल्यूम को हमने बोला कि बाहर ही निकाल दिया सिस्टम से, तो डायरेक्टली प्रेशर रिलीज हो गया। तो है तो क्या, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो बनी उसको बाहर निकाल दिया है, वही हाँ। वर्क डन के बराबर है, पी डेल वी, हाँ एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो भी बना गैस का। तो सर यहाँ पे ये नेगेटिव कैसे आ रहा है? तो एक्स्ट्रा वर्क वॉल्यूम को डन हुआ बाहर escape निकाला तो करने के ऊपर की लिए। तरफ वर्क किया होगा ना, कि एक्सपेंड हाँ। किया है, नहीं तो नेगेटिव आएगा। हाँ तो समझ आया ये अध्याय। हाँ आया। तो आज का क्लास यहीं एंड कर दें। हाँ बाकी लोग, आयुष डाउट है क्या कुछ? नो सर। ठीक है, चलिए मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय सर।